दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम एक बार फिर आपके साथ शेयर करेंगे एक ऐसी कहानी, एक ऐसी दास्तां जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। तारीख थी 10 जून 2011। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के कमलेशपुरम कॉलोनी की रहने वाली एक लड़की किसी जरूरी काम से घर के बाहर निकलती है, लेकिन वो लड़की देर शाम तक वापस नहीं आती। घर वाले परेशान होकर पुलिस में शिकायत लिखवाने जाते हैं। भाई, एक जवान लड़की के गायब होने की खबर से शहर भर में हंगामा हो जाता है। पुलिस बड़ी तेजी से काम करते हुए उस लड़की को ढूंढने निकलती है, लेकिन पता चलता है कि अब वो लड़की नहीं रही। लड़की का शव परिवार वालों को सौंप दिया जाता है। उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर इस लड़की की हत्या किसने की। पुलिस इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए दिन रात एक कर देती है। पुलिस की मेहनत रंग लाती है और फाइनली पुलिस को जवाब मिल जाता है। जवाब हिला देने वाला था। दुनिया की नजरों में जिस लड़की की हत्या हुई थी, असल में वही मर्डर भी था। कैसे पॉसिबल है कि जिसका कत्ल हुआ हो वही इस केस की कातिल भी हो। चलिए इस सच्ची घटना को, उसकी पूरी कहानी को हम आपके साथ बांटेंगे, शेयर करेंगे। सच में ऐसा ही हुआ था। दोस्तों फिलहाल आपको ये बातें समझ में नहीं आ रही हैं, लेकिन अब जब आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो आपको एक हिला देने वाली कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए मिलेगी। आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों ये कहानी कल्पना से परे है। इस पूरी कहानी को अंजाम देने के पीछे की वजह भी चौंका देने वाली है। तो आखिर क्या है रहस्यों से भरी इस कहानी की पूरी सच्चाई? चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में आगे। मगर उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले और हमारी लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को जरूर दबा ले। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों इस कहानी में सबसे अहम किरदार है शिखा दुबे नाम की एक लड़की। शिखा दुबे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के कमलेशपुरम इलाके में अपने फैमिली के साथ रहा करती थी। 2011 में शिखा दुबे की उम्र 23 साल थी और वो दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी। शिखा देखने में बेहद मासूम और शरीफ थी। शिखा 10 जून 2011 को घर से कुछ जरूरी काम कहकर बाहर निकलती है, लेकिन शिखा घर वापस नहीं आती। शिखा बोल कर जाती है कि थोड़ी देर में वापस आऊंगी, मगर काफी देर हो जाती है पर वो वापस नहीं लौटती। जैसे जैसे शाम ढलती है, फैमिली वालों की चिंताएं बढ़ने लगती हैं। अंधेरा ज्यादा हो जाने पर परिवार वाले अपने अपने स्तर पर शिखा दुबे की पहचान और खोजबीन करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों को, रिश्तेदारों को, मित्रों को फोन किया जाता है, मगर शिखा की जानकारी कहीं से नहीं मिलती। जब शिखा का कहीं अता पता नहीं चलता तो थक हार कर शिखा दुबे के पिता राम प्रकाश दुबे गोरखपुर के एक स्थानीय पुलिस स्टेशन में जाकर बेटी के गायब होने की शिकायत दर्ज करवाते हैं। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस वाले राम प्रकाश दुबे से पूछते हैं कि क्या आपको किसी पर शक है। जवाब में वो एक लड़के का नाम लेते हैं जिसका नाम है दीपू यादव। दीपू यादव इस कहानी का दूसरा सबसे बड़ा अहम किरदार है। राम प्रकाश दुबे के मुताबिक दीपू यादव उनके पड़ोस में रहता है। पुलिस को दिए गए बयान में राम प्रकाश दुबे बताते हैं कि दीपू यादव अक्सर उनकी बेटी शिखा दुबे को परेशान किया करता था, इसीलिए उन्हें शक है कि हो ना हो कहीं न कहीं दीपू यादव ने ही उनकी बेटी को गायब किया है या फिर की हत्या कर दी है। शक जताए जाने के बाद पुलिस एक्टिव होती है और भागते हुए दीपू यादव के घर पहुंचती है। यहाँ आकर पता चलता है कि दीपू यादव भी गायब है। अब पुलिस वालों का शक भी यकीन में बदलने लगता है। वो दीपू यादव को ढूंढने लग जाते हैं। इधर पुलिस शिखा दुबे की पहचान और उसकी तलाश में लगी है। इसी खोजबीन के दौरान पुलिस वालों को सरयू कैनाल कॉलोनी के पास के जंगल में एक लाश मिलती है। ये लाश एक लड़की की थी। उसका चेहरा बहुत ही भयानक तरीके से बिगाड़ दिया गया था। चेहरे की पहचान करना मुश्किल था। एक लड़की की लाश मिलते ही पुलिस वाले तुरंत राम प्रकाश दुबे के परिवार को बुलाते हैं और उनसे पहचान करने को कहते हैं। कहीं ये शव गायब हुई बेटी शिखा दुबे का तो नहीं है। खबर मिलते ही शिखा दुबे के परिवार वाले पहचान करने थाने पहुँचते हैं, जो कि चेहरा पूरी तरह से बिगाड़ दिया गया था, इसलिए चेहरे से पहचानना असंभव था। लेकिन अब शरीर पे पहने हुए कपड़े, आसपास के सामान, पैरों में पहनी हुई चप्पल, गले में मौजूद काला धागा, लड़की की कद काठी देखकर इस बात की गवाही मिल रही थी कि ये जो लड़की की लाश पड़ी है ये कोई और नहीं बल्कि शिखा दुबे ही है। परिवार वाले भी आखिरकार उसे पहचान जाते हैं और उसे अपनी बेटी शिखा दुबे कहते हैं। अब क्योंकि चेहरा तो पहचान में नहीं आ रहा था, मगर उसके शरीर पर जो कपड़े थे वो वही थे जिसे पहनकर वो आखिरी बार अपने घर से निकली थी। इसके अलावा चप्पल और दूसरे सामान, गले में काला धागा भी मिला। वो सब शिखा दुबे की पहचान को तफ्तीश कर रहे थे। पहचान होने के बाद पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेज दी जाती है। पोस्टमार्टम में खुलासा होता है कि गला दबाकर उसकी हत्या की गई है। लड़की के चेहरे को बिगाड़ा गया है। इसके अलावा पोस्टमार्टम में सेक्सुअल हरासमेंट की पुष्टि भी होती है। शरीर को कई जगह से सिगरेट से जलाया भी गया था। मतलब कि लड़की के साथ हैवानियत की सभी हदों को पार किया गया है। इस दरिंदगी की खबर सामने आते ही लोगों का गुस्सा भड़क जाता है। लोग जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग करने लगते हैं।
इधर पोस्टमार्टम के बाद सभी जरूरी फॉर्मेलिटीज करने के बाद बॉडी परिवार वालों को सौंप दी जाती है ताकि वो उसका अंतिम संस्कार कर सकें, और ऐसा होता भी है। इस घटना ने बड़े स्तर पर अखबारों की सुर्खियां बटोरी। लोगों में बड़ा गुस्सा था, इसलिए पुलिस वाले भी तत्परता दिखाते हुए जल्द से जल्द उसे पकड़ना चाहते थे जिसने इसे अंजाम दिया है। वहीं शिखा दुबे के पिता ने दीपू यादव नाम के लड़के पर शिखा दुबे की हत्या का शक जताया और उसे ही प्राइम सस्पेक्ट मानते हुए पुलिस ने हाथ पैर मारना शुरू कर दिया। दीपू यादव से जुड़े दर्जनों लोगों को उठाया गया, यहाँ तक कि दीपू यादव से जुड़े 50 से ज्यादा दोस्तों से पूछताछ की जाती है, मगर कहीं से भी दीपू यादव का भी पता नहीं चलता। काफी मेहनत के बाद दीपू यादव का एक करीबी दोस्त पुलिस के हाथ लगता है, जो ये खुलासा करता है कि दीपू अक्सर सोनभद्र आया जाया करता था और पिछले कुछ दिनों से सोनभद्र का जिक्र भी उसने कई बार किया। अब गोरखपुर पुलिस सीधे सोनभद्र का रुख करती है और दीपू यादव की तलाश में सोनभद्र का कोना कोना छान मारती है, मगर तलाश कई घंटों के बाद भी चलती रहती है, मगर दीपू का पता नहीं चलता। पुलिस वाले हिम्मत फिर भी नहीं हारते, तलाश जारी रखते हैं। इसी क्रम में वो एक ऐसे घर पर पहुंचते हैं जो अंदर से बंद था। पुलिस वाले आकर दरवाजे पर दस्तक देखते हैं। कई बार दरवाजे पर दस्तक करने के बाद एक लड़की आकर दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलने वाली लड़की को देखकर पुलिस के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि दरवाजा किसी और ने नहीं बल्कि उसी शिखा दुबे नामक लड़की ने खोला था। वही शिखा जिसका अंतिम संस्कार परिवार वालों ने बस चंद दिनों पहले ही किया है, और जिस शिखा दुबे के कातिल को पुलिस तलाश कर रही थी, वही शिखा दुबे अब सामने खड़ी थी और उसका कातिल, जी हाँ, दीपू यादव भी वही था। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर पुलिस वालों ने शिखा दुबे को पहचाना तो कैसे? बता दें कि आपको शिखा दुबे के पिता ने बेटी की मिसिंग रिपोर्ट जब करवाई थी तो कुछ तस्वीरें पुलिस को दी थी। शिखा दुबे को जिंदा देखकर पुलिस वाले मामला समझने की कोशिश करते हैं और अंदर घर के दाखिल होते हैं। घर के अंदर का नजारा तो और भी हैरान करने वाला था। दरअसल कमरे में पुलिस वालों को कोई और नहीं बल्कि इस केस का प्राइम सस्पेक्ट दीपू यादव मिल जाता है। मतलब जिस लड़की शिखा दुबे की हत्या हुई थी और जिस लड़के दीपू यादव पर हत्या का इल्जाम लगा था, वो दोनों ही एक ही घर में सोनभद्र में साथ रह रहे थे। यहाँ एक बड़ा सवाल ये है कि जिस शिखा दुबे का कत्ल हुआ था वो तो पुलिस को जिंदा मिल गई थी, तो अभी अभी परिवार वालों ने जिस लड़की को बेटी मानकर अंतिम संस्कार किया वो कौन थी और उसकी हत्या किसने की? पुलिस इन सभी सवालों के जवाब तलाशने में लग जाती है। इन सभी सवालों के सटीक जवाब कौन दे सकता था? वो सिर्फ शिखा दुबे और दीपू यादव ही थे। इसीलिए पुलिस वाले इन दोनों को सोनभद्र से गिरफ्तार करते हुए गोरखपुर लेकर आते हैं और यहाँ इन लोगों से पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। इस पूछताछ में हिला देने वाला खुलासा होता है। शिखा दुबे पूछताछ में खुलासा करती है कि दीपू यादव उसी कॉलेज में पढ़ाई करता था और उसके घर के आसपास ही रहा करता था। कॉलेज में इन दोनों की मुलाकात होती है और देखते ही देखते शिखा दुबे और दीपू यादव एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। ये दोनों ने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा ली थी। दुनिया की नजरों से बचकर एक दूसरे से मिलते थे, मगर प्यार की खबर आखिरकार शिखा दुबे के परिवार वालों को लग जाती है और वे पाबंदियां लगा देते हैं। इस कारण दीपू यादव और शिखा दुबे का मिलना जुलना बंद हो जाता है और कुछ दिनों तक तो सामान्य रहता है, मगर जैसे ही मौका मिलता है शिखा और दीपू फिर मिलने लगते हैं और गोरखपुर के एक मंदिर में जाकर 18 अप्रैल 2011 को वे चुपचाप शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद दोनों इस बात की भनक भी किसी को नहीं लगने देते और अपने अपने घर पर रहने लगते हैं और दीपू यादव शिखा को अपने साथ रखने के प्लान पर काम करता है। इन दोनों को अच्छे से पता था कि परिवार वालों को अगर बता दिया कि शादी कर ली है तो भी वो नहीं मानेंगे, इसीलिए अब ये दोनों एक दूसरा विकल्प ही तलाश कर रहे थे ताकि साथ रह सकें। दीपू यादव ने अपनी परेशानी अपने एक दोस्त से कही। सुग्रीव नाम के एक दोस्त को उसने ये सब बताया। सुग्रीव का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, वो ट्रक चलाया करता था। दीपू यादव की सारी बातें सुनने के बाद वो कहता है कि एक ऐसी लड़की को मैं जानता हूँ जो काफी हद तक शिखा दुबे की तरह लगती है। उसकी कद काठी लंबाई शिखा की तरह है। अगर हम उसकी हत्या कर दें और हत्या करने के बाद उसे शिखा दुबे के कपड़े पहना दें, उसका चेहरा बिगाड़ दें, तो लोग शिखा को मरा हुआ समझ लेंगे और फिर तुम दोनों किसी दूसरे शहर में जाकर बड़े आराम से रह सकते हो। दीपू यादव और शिखा दुबे को यह प्लान पसंद आया। इन दोनों की प्लानिंग को हकीकत में बदलने की मिशन में ये लग गए। प्लान के बाद अब शिखा दुबे की तरह दिखने वाली लड़की पूजा कुमारी से कांटेक्ट किया गया और उससे कांटेक्ट किया सुग्रीव ने। उसने कहा कि मैं तुम्हें एक नौकरी दिलवा सकता हूँ, तुम चाहो तो मुझसे मिल सकती हो। पहले महीने का पगार तुम्हें एडवांस में दिया जाएगा। पूजा कुमारी की उम्र 25-26 साल थी। उसकी एक 3 साल की बेटी थी। उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। वो काम की तलाश में थी, इसलिए जब सामने से ऑफर आया तो पूजा मना न कर पाई और वो काम की तलाश में सुग्रीव से मिलने के लिए तैयार हो गई। सुग्रीव ने इस बात की जानकारी दीपू और शिखा को दी और तय हुआ कि 10 जून को प्लानिंग को हकीकत में बदल
बदला जाएगा। प्लान के तहत सुग्रीव अपना ट्रक लेकर सोनभद्र से गोरखपुर के लिए निकल जाता है ताकि वो पूजा को अपने साथ ला सके। इधर तय समय के मुताबिक शिखा दुबे भी अपने घर से निकलकर दीपू यादव से मिलती है और बाजार जाकर कुछ नए कपड़े खरीदती है। इधर सुग्रीव पूजा को लेकर वापस आने लगता है। वापस जाते हुए वो पास के एक जंगल में गाड़ी रोकता है और पूजा से कहता है कि यहाँ पर कुछ लोग तुमसे मिलेंगे जो तुम्हें काम देंगे। इसी के बाद बहाने से गाड़ी रोककर ये सभी पूजा को गाड़ी से उतारते हैं और जंगल ले जाते हैं। यहाँ दीपू और शिखा भी आ जाते हैं और यहाँ आकर बड़ी बेरहमी के साथ सुग्रीव और दीपू गला दबाकर पूजा की हत्या कर देते हैं। इसके बाद शिखा दुबे बाजार से खरीद कर लाए नए कपड़े खुद पहनती है और जो कपड़े वो पहनकर घर से निकली थी वो कपड़े पूजा को पहना देती है। यहाँ तक कि जो काला धागा अक्सर शिखा अपने गले में पहना करती थी वो भी वो पूजा के गले में डाल देती है ताकि इस लाश की पहचान शिखा के तौर पर की जा सके। शिखा अपनी चप्पल भी पूजा के बॉडी के आसपास रख देती है। अपना सब कुछ पूजा को पहनाने के बाद शिखा पूजा के कपड़े छिपाकर अपने बैग में रख लेती है। कपड़ों के आधार पर पूजा अब शिखा बन चुकी थी मगर चेहरे से वो अभी भी पूजा ही थी। इसीलिए दीपू और सुग्रीव मिलकर लोहे का एक बड़ा रॉड निकालते हैं और बड़ी बेरहमी से उसके चेहरे पर मारते हैं और ये लोग तब तक उस रॉड से उसके फेस पर मारते हैं जब तक उसका चेहरा खराब नहीं हो जाता। इसके अलावा ये लोग पूजा के शरीर को सिगरेट से बड़ी बेरहमी से जलाते हैं ताकि मामले को दूसरा रूप दिया जा सके। हत्या करने के बाद दीपू और शिखा दुबे वहाँ से सोनभद्र भाग जाते हैं जबकि सुग्रीव अपने खलासी बलराम के साथ मिलकर शव को वहाँ से उठाकर सरयू कैनाल के पास जंगलों में लाकर फेंक देता है और फिर छुप जाता है। और कुछ दिनों के बाद शिखा दुबे और दीपू का प्लान बहुत अच्छे से काम करता है मगर जैसे ही शिखा दुबे पुलिस के हाथ लगती है इनके राज से पर्दा उठ जाता है। शिखा दुबे और दीपू यादव के इस खुलासे को सुनकर हर किसी की पैरों से जमीन खिसक गई। सभी शोक में थे कि मासूम से दिखने वाली शिखा दुबे ने इतना बड़ा अपराध अंजाम दे दिया। सभी दोनों को कोस रहे थे। शिखा ने अपने प्यार के लिए 3 साल के मासूम बच्चे की सिर से मां का साया छीन लिया। इस खुलासे के बाद शिखा दुबे को जब पिता के सामने लाया गया तो उन्हें एक पल के लिए भी यकीन नहीं हुआ कि जिस बेटी को मारा समझकर वो उसका अंतिम संस्कार कर चुके थे वो यहाँ सामने खड़ी है, वो भी इतने बड़े गुनाह को करके। पिता बेटी का गाल छूकर यकीन करने की कोशिश करते हैं कि वो जिंदा है। वो भावुक होते हैं मगर अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए कहते हैं कि जितने जघन्य अपराध को जिसने अंजाम दिया है इसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। ये मेरे लिए सच में मर चुकी है। इन खुलासों के बाद पुलिस दीपू यादव और सुग्रीव और शिखा दुबे और बलराम को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। शिखा दुबे की कहानी का अंत यहीं होता है। वहीं शिखा दुबे कहानी के अंत में कातिल निकलती है। पूजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सेक्सुअल हैरेसमेंट का जिक्र था मगर इन लोगों में से किसी ने उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट की बात स्वीकार नहीं की और पुलिस भी इस बात को साबित नहीं कर पाई। फिलहाल इस केस की स्थिति क्या है ये अभी जानकर आपको यकीन नहीं होगा। 2011 में घटी इस घटना के कुछ साल तक तो शिखा दुबे और दूसरे आरोपी जेल में थे मगर कुछ साल बाद ही शिखा दुबे और दीपू यादव बेल लेकर जेल से बाहर आ गए। जेल से बाहर आने के बाद शिखा दुबे और दीपू यादव ने अलग अलग शादियां कर ली। वहीं आज भी केस की फाइलें धूल फांक रही हैं। इनका अंतिम फैसला नहीं आया है। न्यायिक प्रक्रिया पर कोई टिप्पणी हम करना नहीं चाहते मगर दोस्तों इस घटना को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।